व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से लिया है, जो 13 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है अवार्ड फॉर ऑक्शंस। यदि एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार वास्तविक आर्थिक नीति रूपरेखा के लिए प्रदान किया गया है। यहाँ पे इस एडिटोरियल में हम लोग नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेस के बारे में बात करेंगे, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2 इकोनॉमिस्ट्स को इस साल दिया गया है। यदि एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इत्यादि सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनसे जोड़कर देख सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में दिया जाता है उसको देख लेते हैं। ऑफिशियली नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस को हम लोग कहते हैं सेवरिगेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब स्वीडन के सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है सेवरिगेस रिक्सबैंक, ने एक डोनेशन प्रदान किया था। यह डोनेशन इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि बैंक की जो सेंट्रल बैंक था स्वीडन का, उसकी 300वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इस साल 2020 का जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस की फील्ड में है, वो पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में जो इंप्रूवमेंट्स लाए गए हैं इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के दिए हुए सजेशंस के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ नए ऑक्शन फॉर्मेट्स को भी इन्वेंट किया है इन दोनों इकोनॉमिस्ट्स ने। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार आमतौर पर उन अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अर्थशास्त्र के किसी विशेष क्षेत्र में कोई नई उपलब्धि हासिल की हो या जिन्होंने विश्लेषण की विशिष्ट विधियों का प्रवर्तन किया हो। देखिए, ये जानने वाली बात है कि नोबेल प्राइज यदि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं तो ये उन अर्थशास्त्रियों को मिलता है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी नई उपलब्धि हासिल करी हो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, या उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कोई विशिष्ट मेथड जो है इन्वेस्टिगेशन का, या फिर आप कह सकते हैं डेटा एनालिसिस का, उसमें कोई बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत किया हो या बदलाव लाया हो। वर्ष 2020 का पुरस्कार भी इसी दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति है, लेकिन इसके साथ ही यह वास्तव में नीति रूपरेखा के एक विशिष्ट प्रभावशाली अनुकरण को भी पुरस्कृत करता है। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है, वो ऊपर कही हुई बात को पूरे तरीके से प्रूव करता है। साथ ही साथ इस वर्ष का जो नोबेल पुरस्कार है, जिन 2 इकोनॉमिस्ट्स को, अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, उन्होंने एक ऐसी रूपरेखा, एक ऐसी नीति रूपरेखा तैयार की है जिसका आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर, इनफैक्ट अभी भी हम उन बदलावों को देख सकते हैं अपने अराउंड। यह अनुकरण था यूनाइटेड स्टेट फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी द्वारा दूर संचार स्पेक्ट्रम की 1993-94 की नीलामी। देखिए, जो सजेशंस इन 2 अर्थशास्त्रियों ने दिए थे, ऑक्शन थ्योरी, बेसिकली यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं जो ऑक्शन थ्योरी है, नीलामी की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जो थ्योरी है, इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने उस थ्योरी में कुछ सजेशंस दिए थे अपने, और उन्हीं सजेशंस का अनुसरण करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, उन्होंने अपनी जो टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम थी उसकी नीलामी में इनके दिए हुए सुझावों का पालन किया। और उन सुझावों का पालन करने से यह देखा गया कि सबसे पहले तो जो स्पेक्ट्रम था उसका जो वितरण हुआ वो बहुत एफिशिएंट तरीके से वितरण हुआ। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो सरकार थी, उन्होंने एक अच्छे खासे रेवेन्यू को आते हुए देखा अपने अकाउंट में। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने दरअसल किया क्या है।
किस तरीके के सुझावों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि ऑक्शन थ्योरी होती क्या है। अब देखिए, ऑक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो नीलामी, बेसिक तौर पे हम सब लोग समझते हैं नीलामी का अर्थ क्या होता है। अगर हम लोग ऑक्शन थ्योरी की बात करते हैं तो कुछ पैटर्न होते हैं जो हम लोग देखते हैं। ऑक्शन थ्योरी जनरली क्या स्टडी करता है, क्या देखते हैं हम लोग ऑक्शन थ्योरी में। पहला, ऑक्शन किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, ऑक्शन किस तरीके का है। साथ ही साथ किसी भी नीलामी के क्या रूल्स हैं, जो नीलामी करने के लिए जो लोग आएंगे, जो बिडिंग करने के लिए लोग आएंगे, बिडर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे और अंत में किस तरीके के हम लोगों को परिणाम जो है वो हासिल होते हैं। सबसे पुराना एग्जाम्पल अगर नीलामी की मैं बात करूं तो हम लोग देख सकते हैं, हमने कई जगह देखा भी है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया अगर अपने आप को घोषित कर देता है और बैंक को यदि उससे अपने पैसे वसूलने हैं, तो बैंक क्या करती है, उस व्यक्ति के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उनको बेचती है, उनको नीलाम करती है, लोग खरीदते हैं और इस तरीके से बैंक अपना पैसा जो है उस व्यक्ति से वसूलता है। ये एक पुराने समय की बात हो गई। लेकिन आज के दौर की अगर हम लोग बात करें तो नीलामी सिर्फ प्रॉपर्टी वसूलने के लिए, अपना पैसा वसूलने के लिए नहीं, नीलामी ने अपना जो एरिया है, जो अपना स्फीयर है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। और आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कमोडिटीज, अलग अलग वस्तुएं, जैसे कि आपका स्पेक्ट्रम, चाहे वो टेलीकॉम यूज के लिए हो, चाहे वो रेडियो यूज के लिए हो, उसकी नीलामी की जाती है। जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं उसकी नीलामी की जाती है। और भी बहुत सारी कमोडिटीज हैं जिनको हम लोग देखते हैं। अब किसी भी नीलामी प्रक्रिया के साथ कुछ फैक्टर्स या फिर आप कह सकते हैं कुछ वेरिएबल्स एसोसिएटेड होते हैं। अब वो वेरिएबल्स हैं क्या, वो थोड़ा सा हमको देखने की जरूरत है। पहली चीज, रूल्स ऑफ ऑक्शन, मतलब नीलामी के रूल क्या हैं। अब देखिए, नीलामी के रूल के बारे में यदि मैं कहूं तो जैसे आप कह सकते हैं कि भाई नीलामी ओपन बिड नीलामी है या सील्ड बिड या फिर क्लोज बिड नीलामी है। अब यहां पे मैं ओपन और सील्ड बिड की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि सील्ड बिड नीलामी की अगर बारे में बात करूं तो सील्ड बिड नीलामी ऐसी होती है जहां पर हर व्यक्ति जो नीलामी में इंटरेस्टेड है वो आता है, एक सील्ड एनवलप में अपना जो अमाउंट है वो भर करके दे देता है। जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस नीलामी प्रक्रिया में, किसी को भी यह पता नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति ने उस लिफाफे में क्या अमाउंट लिखा है, कितना अमाउंट लिखा है। वो उसी दिन पता चलता है जिस दिन नीलामी जो है वो शुरू होती है और सबके एनवलप से उनके जो अमाउंट्स उन्होंने लिखे हैं, जो रकम उन्होंने लिखी है, वो सबके सामने बताई जाती है। ये तो होती है आपकी सील्ड बिड नीलामी। दूसरी होती है आपकी ओपन बिड। यहां पे ये ठीक उल्टा है सील्ड बिड का। यहां पे हर किसी को पता होता है कि सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वो कितनी रकम जो है वो बोलेगा। साथ ही साथ यहां पर सील्ड बिड के केस में अगर आप देखें तो एक बार आपने जो रकम भर दी, आप उसके बाद दोबारा से रकम नहीं भर सकते हैं। जो एक बार आपने फाइनल कर दिया वो फाइनल ही माना जाएगा। बट ओपन बिड प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप अपनी रकम जो है वो बदल सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई पहला, रूल्स ऑफ ऑक्शन। दूसरा, कमोडिटी और सर्विस बीन अप टू फॉर ऑक्शन, उस वस्तु के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए जिस वस्तु को नीलाम किया जा रहा है। और एक बहुत जरूरी चीज जो हमें यहां देखनी है वो यह है कि क्या वो वस्तु जिसकी नीलामी की जा रही है उसकी वैल्यू हर बिडर वो व्यक्ति जो नीलामी में आया है पार्टिसिपेट करने के लिए, हर नीलामी में पार्टिसिपेट करने वाले बिडर के लिए अलग वैल्यू है या सभी लोगों के लिए सेम है। हो सकता है ना कि किसी नीलामी में कोई व्यक्ति आया, एक व्यक्ति के हिसाब से किसी वस्तु की कीमत उसके हिसाब से उसको 1000 रुपए लग रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वही सोच रहा है कि मेरे ये उतने काम की नहीं है तो मैं तो सिर्फ 500 रुपए ही दूंगा। तो यहां पे ये भी देखा जाता है कि जितने लोग उस नीलामी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने आए हैं, भाग लेने आए हैं, उनके लिए उस वस्तु की जो कीमत है वो अलग अलग है या सबके लिए बराबर एक ही इंपॉर्टेंस की है। तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनसर्टेनिटी। ये देखिए, किसी भी नीलामी में जो सबसे जरूरी चीज जो जुड़ी होती है, अनिश्चितता, सबसे बड़ा फैक्टर। अब यहां पे यही वो चीज होती है कि जो जितना ज्यादा समझदार व्यक्ति है वो उतने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रक्रिया को समझता है। और यहां पर सबसे जरूरी चीज यह है कि जिस वस्तु की नीलामी हो रही है उस वस्तु के बारे में बिडिंग करने वाले को कितनी जानकारी है, उसके वैल्यू के बारे में। ऐसा तो नहीं कहीं की कोई नौसिखिया है, उसको जानकारी नहीं है, वो कम या ज्यादा दाम बोल दे। तो अनसर्टेनिटी ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इस बार के जो नोबेल प्राइज के जो विजेता रहे हैं इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के, उन्होंने ये जो ऑक्शन थ्योरी है इसको बहुत ज्यादा
एप्लीकेबल बनाया है रियल लाइफ प्रैक्टिस में। हम सामने देख सकते हैं अपनी आंखों के। अब ये एक ऐसी चीज हो गई है कि यदि इनके दिए हुए सजेशंस को सही तरीके से अपनाया जाए तो एक व्यक्ति जो है वो किसी भी नीलामी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझ सकता है और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा ये बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में। एक चीज हमको ये देखनी है कि इन दोनों व्यक्तियों ने किया क्या। जो सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए वो हमें ये समझना है कि भाई इन दोनों व्यक्तियों ने किया क्या है। अब देखिए, रॉबर्ट विल्सन की यदि मैं बात करता हूं तो रॉबर्ट विल्सन ने एक सामान्य मूल्य के साथ वस्तुओं की नीलामी के लिए एक सिद्धांत को विकसित किया। एक मूल्य जो पहले से अनिश्चित है लेकिन अंत में सभी के लिए समान है। नीलामी से पहले हर किसी को नहीं पता कि भाई, किसी को भी नहीं पता कि भाई इसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन एक बार जब नीलामी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उस वस्तु की जो कीमत है वो सबके लिए एक समान हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये कहूं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं या हम कह लें कि किसी विशेष क्षेत्र में खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा है और हम लोग ये देखते हैं कि भाई लोग जो हैं वो स्पेक्ट्रम के लिए या मिनरल्स के लिए अलग अलग जगहों पे बहुत बड़े बड़े लेवल पर बोलियां लगती हैं। तो विल्सन ने ये दिखाया, विल्सन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों के सामने प्रूव करी वो ये कि भाई जो भी तर्कसंगत बोली लगाने वाले लोग हैं वो अपने सर्वश्रेष्ठ अनुमान से नीचे बोलियां क्यों लगाते हैं। मतलब एक आदमी जो वाकई में उस वस्तु को खरीदना चाहता है और उसको ये पता भी है कि इस वस्तु की जो कीमत है ये इतनी तो कम से कम होगी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु की जो बोली लगाता है वो अपने एस्टिमेट से नीचे लगाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसको हम लोग बोलते हैं वो विजेता का अभिशाप, जिसको हम लोग विनर्स कर्स भी बोलते हैं। वो इससे बचना चाहते हैं, वो ज्यादातर टाइम इसी के बारे में चिंतित रहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, ये हम सब लोग आम जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं। आप किसी दुकान पर गए, एक जीन्स खरीदने के लिए किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने आपसे कहा 3,000 रुपए और आपने उसको कहा नहीं, मैं 2,500 से ऊपर नहीं दूंगा, और वो दुकानदार तुरंत मान जाए। तो वो सामान खरीदने के बाद अक्सर हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यदि मैं इसको 2,500 से नीचे भी बोलता तो शायद ये और टूट सकता था। तो उस समय हमारे मन में एक रिमोर्स होता है कि कोशिश करनी चाहिए थी, ये दाम बोल देना चाहिए था। इसी को हम लोग बोलते हैं विनर्स कर्स। हमेशा आदमी को लगता है कि यह सामान तो मेरे पास आ गया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इस वस्तु के पैसे ज्यादा दे दिए हों। तो उन्होंने जो है वो इसके बारे में बताया कि ऐसा होता क्यों है। दूसरी ओर पॉल मिलग्रॉम की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने नीलामियों का एक अधिक सामान्य सिद्धांत जो है वो तैयार किया। उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो भी लोग नीलामी के लिए आते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि सबके सब लोग जो है उस पर्टिकुलर वस्तु में पूरे तरीके से इंटरेस्टेड हैं और सबका एक कॉमन वैल्यू है, सबके सब एक कॉमन एक सेम मूल्य जो है उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु के बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं। ये तो एक मूल्य हो गया। लेकिन कई सारी नीलामियां ऐसी भी होती हैं जहां पर एक पर्टिकुलर वस्तु एक आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरे के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने इस चीज के बारे में पूरी की पूरी अपनी राय जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करी। अब ये चीजों के बारे में जब इंप्रूवमेंट इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने दिया तो हमने देखा कि भाई कई सारे लोगों का बेनिफिट हुआ। अब इसमें जो बेनिफिट पाने वाले थे वो सभी थे, वो सेलर भी थे, वो बायर भी थे, वो टैक्स पेयर भी थे, वो सरकार भी थी। और ये सिर्फ यूएसए में नहीं हुआ है, दुनिया के कई सारे देशों ने इसको अपनाया है। और आज की डेट में यदि हम लोग देखें तो ये जो ऑक्शन फॉर्मेट जो डेवलप किया है इस साल के विजेताओं ने, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं ने, इसका इस्तेमाल रेडियो फ्रीक्वेंसी की नीलामी, फिशिंग कोटा की नीलामी, एयरपोर्ट में जो लैंडिंग स्लॉट्स होते हैं उनकी नीलामी, इन सब के काम आया है। तो ये तो बात हो गई पूरे की पूरी ऑक्शन थ्योरी की और जो हमारे इस साल के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो कार्य किया उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्री पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, जिन्हें 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, द्वारा प्रस्तुत विचार पर अमल करते हुए एफसीसी ने गेम थ्योरी में तत्कालीन नई प्रगतियों के आधार पर एक विशिष्ट नीलामी रूपरेखा का निर्माण किया, जिसने स्पेक्ट्रम के कुशल वितरण, मैंने बताया आपको एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ सरकार को एक पर्याप्त राजस्व, बहुत बड़े अमाउंट में एक रेवेन्यू अच्छा खासा गेन हुआ। अब इस एफसीसी की जब ये दूर संचार नीलामी प्रक्रिया को देखा बाकी देशों ने, तो
कई सारे देशों ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और कई देशों को ऐसा लगा कि यह बहुत सुविधाजनक होगा उनके लिए। तो भारत ने भी इस पॉलिसी को जो है वो अपनाना की कोशिश करी। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ दूर संचार स्पेक्ट्रम आवंटन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, राजनीतिक तौर पर भी, पॉलिटिकल तौर पर भी, और साथ ही साथ फाइनेंस के टर्म्स में, दोनों क्षेत्रों में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आप ये कह सकते हैं कि भाई इस साल का जो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो एक ऐसी नीति के लिए दिया गया है जिसका अनुसरण हम लोग आम जिंदगी में देख सकते हैं। जनरली होता क्या है कि भाई अर्थशास्त्र में कई ऐसी थ्योरीज दी जाती हैं जो कुछ पर तो एप्लीकेबल होती हैं लेकिन सब पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ये जो नई नीति दी है इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने, इसका यदि हम इस्तेमाल देखें तो लगभग हर आदमी जो है वो इस नीति के अंतर्गत आ सकता है। कुछ प्रमुख विचार और दूसरे शब्दों में इस बार का पुरस्कार केवल आर्थिक सिद्धांत के प्रतिपादन या आर्थिक नीति विश्लेषण के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि यह एक वास्तविक आर्थिक नीति रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी रचनात्मक प्रणाली को चिन्हित करता है जो वास्तविक दुनिया में उपयोगी है। मैंने आपको यही बताया कि जन साधारण के काम आएगी, सबको, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी और इस नीति का अनुसरण करके भारत जो है अपनी स्थिति बहुत बेहतर कर सकता है। ऐसा माना जा सकता है कि दुर्लभ संसाधनों के लिए नीलामी की व्यापक रूपरेखा को अपनाकर भारतीय राज्य व्यवस्था वास्तव में इस वर्ष के विजेताओं द्वारा सुझाए गए मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कई सारे दुर्लभ संसाधनों की जो नीलामी हो रही है उसमें इन्हीं अर्थशास्त्रियों के सजेशंस का इस्तेमाल करके जो इनकी बताई हुई नीलामी की प्रक्रिया है उसका अनुसरण भारत ने किया है और हम लोग देख सकते हैं कि उससे बहुत हमें बेनिफिट्स भी मिले हैं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस प्रक्रिया का प्रबंधन वृहत रूप से पारदर्शी है और यह भी कि इस रूपरेखा प्रक्रिया में समग्र रूप से पेशेवर अर्थशास्त्री संलग्न थे। देखिए, सबसे जरूरी चीज किसी भी प्रोसेस में सबसे बड़ी बात होती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में थी। साथ ही साथ एक और बहुत जरूरी चीज जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से जुड़ी है वो ये है कि यहां पे शुरुआत से अर्थशास्त्री ही जुड़े हुए थे। ये अर्थशास्त्री न केवल सरकार को सहयोग दे रहे थे बल्कि विश्वविद्यालयों को और कुछ मामलों में उन कंपनियों को भी सहयोग दे रहे थे जो संसाधनों के लिए बोली लगाने वाले थे। देखिए, ये जो अर्थशास्त्री थे जब इन्होंने अपने सजेशंस प्रेजेंट किए तो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं, ये सभी के, ये सरकार के लिए भी काम कर रहे थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रहे थे, साथ ही साथ कई सारे कॉर्पोरेट्स के लिए भी काम कर रहे थे। और जब ये अर्थशास्त्री जब अपनी इन नीतियों को लेकर के आए तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस अपनी नीतियों को प्रस्तुत किया, एक बहुत लंबा चौड़ा उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, लोगों के साथ ये राय प्रस्तुत की गई, लोगों ने इसको समझा और तब जाकर के कहीं इसका अनुसरण जो है वो हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये आइडिया जो है वो बहुत लिमिटेड है, ये बहुत अच्छे, बहुत बड़े लेवल पर डिस्कस्ड आइडिया है। यह एक अनुकरणीय नीति भी थी जो सफल रही क्योंकि इसे अच्छी तरह से डिजाइन किया गया। कारण वही कि जब आप जितने लोगों से डिस्कशन करेंगे उतने आपको सजेशंस मिलेंगे और आप उतना बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इस नीति को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सबसे प्रमुख कारण ये कि भाई इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप ये समझिए विशेषज्ञता, स्वतंत्रता, विचार विमर्श एक बड़े लेवल पे और सबसे बड़ी चीज पारदर्शिता शामिल थी। तो किसी भी तरीके की मिली भगत या साठ गांठ को रोकने का पूरा प्रबंध करती है यदि इस नीति से नीलामी करवाई जाए। एक बात यहां पे समझने योग्य ये भी है कि जब इस नीति को दोनों हमारे जो अर्थशास्त्री थे मिलग्रॉम और विल्सन, जब उन्होंने ये अपनी सजेशंस दिए और एफसीसी ने जब इन सजेशंस का पालन किया तो उस वक्त ये दोनों के दोनों अर्थशास्त्री एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम था पैसिफिक बेल। और आश्चर्य की बात यह है कि पैसिफिक बेल जो कंपनी थी वो भी उस नीलामी का हिस्सा थी जो एफसीसी कंडक्ट करवाने जा रही थी। लेकिन चूंकि यह विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था और इस पर स्वतंत्र विशेषज्ञों का विश्लेषण भी मौजूद था, इस पर भरोसा किया गया और इसे हर जगह दोहराया गया क्योंकि ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट थी, किसी भी तरीके का लूप होल नहीं था, इसलिए इसको इतना अप्रिशिएट किया गया। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के कई देशों में नीलामी जो है वो इसी नीति से की जाती है। तो यहां पे ये हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये था हमारा आज का हिंदी का एडिटोरियल एनालिसिस। यदि हम इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करें तो हम लोग प्री के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि इस साल के आपके जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया है उनके बारे में बताइए,
ऑक्शन थ्योरी के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए टच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।